आवृत्तियों के बढ़ने और घटने के क्रम में जो असमानता है या जो असममितता है वही विषमता कहलाती है। और आवृत्तियों के बढ़ने और घटने का क्रम जितना अधिक असमान होगा, जितना अधिक असममित होगा, उस श्रेणी में विषमता उतनी ही अधिक पाई जाएगी। विषमता के संबंध में श्रेणियों में 3 स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति विषमता का अभाव, दूसरी स्थिति धनात्मक विषमता और तीसरी स्थिति ऋणात्मक विषमता। यानी या तो श्रेणी में विषमता का अभाव होगा, या श्रेणी में धनात्मक विषमता होगी, या श्रेणी में ऋणात्मक विषमता होगी। सबसे पहले हम पहली स्थिति को ले लेते हैं, विषमता का अभाव। यानी जब किसी श्रेणी में आवृत्तियों के बढ़ने और घटने का क्रम एक समान हो, उनमें सममितता हो, समानता हो, तो ऐसी श्रेणी में विषमता का अभाव पाया जाता है। ऐसी श्रेणी की आवृत्तियों को यदि ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो जो वक्र बनेगा वो घंटी के आकार वाला वक्र बनेगा, यानी बेल शेप कर्व बनेगा। आवृत्तियां सबसे पहले सबसे कम वाली आवृत्तियां चलेगी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी आवृत्ति बीच में, और फिर उसके बाद उसी क्रम में आवृत्तियां घटने लगेंगी। और जब ये क्रम होगा तो जो वक्र बनेगा वो घंटी के आकार वाला वक्र, यानी ये इस टाइप का जो शेप है यह है घंटी के आकार वाला बेल शेप कर्व। यदि बेल शेप कर्व बनता है ग्राफ पेपर पर आवृत्तियों को अंकित करने के बाद, तो इसका मतलब है उस श्रेणी में विषमता का अभाव है। यदि श्रेणी में समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक के मान समान हो तो भी श्रेणी में विषमता का अभाव पाया जाएगा। और श्रेणी में क्वार्टाइल थर्ड माइनस एम बराबर एम माइनस क्वार्टाइल 1 हो तो भी श्रेणी में विषमता का अभाव पाया जाएगा। इसी तरीके से जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसके पहले वाली आवृत्ति और बाद वाली आवृत्ति बराबर हो तो भी विषमता का अभाव पाया जाएगा। आवृत्तियां एक निश्चित क्रम में बढ़े और फिर वापस सबसे बड़ी आवृत्ति के बाद से उसी क्रम में घटने लगे तो ऐसी श्रेणी में भी विषमता का अभाव पाया जाएगा। समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक से लिए गए विचलनों का योग यदि शून्य हो तो भी विषमता का अभाव पाया जाएगा। यानी जब श्रेणी में समांतर माध्य, मध्य का बहुलक बराबर हो तो विषमता बराबर 0। यदि श्रेणी में Q3 माइनस एम बराबर m माइनस Q1 हो तो भी विषमता बराबर 0। यदि श्रेणी की सबसे बड़ी आवृत्ति के पहले वाली आवृत्ति और उसके बाद वाली आवृत्ति बराबर हो तो भी विषमता बराबर 0। यदि समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक से लिए गए विचलनों का योग शून्य हो तो भी विषमता बराबर 0। इन सभी स्थितियों में विषमता का अभाव पाया जाएगा। और ऐसी श्रेणी की आवृत्तियों को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो ग्राफ पेपर घंटी के आकार वाला बनेगा। ये थी पहली स्थिति जब श्रेणी में विषमता का अभाव पाया जाएगा। यदि ये सभी स्थितियां उस श्रेणी में हो या इन स्थितियों में से कोई सी भी एक स्थिति हो तो भी उस श्रेणी में विषमता का अभाव पाया जाएगा या विषमता नाम मात्र की होगी। दूसरी स्थिति है श्रेणी में
धनात्मक विषमता हो, जब श्रेणी में सबसे बड़ी आवृत्ति श्रेणी के बिल्कुल बीच में न होकर श्रेणी के ऊपर की तरफ हो, तो ऐसी स्थिति में जो वक्र बनेगा वो दाहिनी ओर लंबवत या दाहिनी ओर झुकाव वाला वक्र बनेगा। और यदि दाहिनी ओर लंबवत या दाहिनी ओर झुकाव वाला वक्र बनता है तो इसका मतलब है उस श्रेणी में धनात्मक विषमता है। और सबसे बड़ी आवृत्ति श्रेणी में जितनी ऊपर होगी धनात्मक विषमता उतनी ही अधिक होगी। ऐसी श्रेणी में समांतर माध्य का मान मध्यका से अधिक होगा और मध्यका का मान बहुलक से अधिक होगा। Q3 माइनस m माइनस Q1 से बड़ा होगा, यानी Q3 माइनस m मोर देन m माइनस Q1 होगा। यदि ये स्थितियां उस श्रेणी में पाई जाती है या ये विशेषताएं उस श्रेणी में पाई जाती है तो ऐसी श्रेणी में धनात्मक विषमता होगी। और समांतर माध्य मध्यका से जितना ज्यादा बड़ा होगा और मध्यका बहुलक से जितनी ज्यादा बड़ी होगी ये धनात्मक विषमता उतनी ही अधिक होगी। इसी तरीके से Q3 माइनस m माइनस Q1 से जितना ज्यादा बड़ा होगा विषमता उतनी ही अधिक धनात्मक होगी। और तीसरी स्थिति है ऋणात्मक विषमता, जब सबसे बड़ी आवृत्ति श्रेणी में नीचे की ओर हो तो ऐसी स्थिति में श्रेणी में ऋणात्मक विषमता पाई जाएगी। और इन आवृत्तियों को यदि ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो बाईं ओर झुकाव वाला या बाईं ओर लंबवत वक्र बनेगा। ऐसी श्रेणी में समांतर माध्य मध्यका से कम होगा और मध्यका बहुलक से कम होगी। और Q3 माइनस m माइनस Q1 से कम होगा। यह अंतर जितना कम होगा विषमता उतनी ही अधिक ऋणात्मक होगी। विषमता के संबंध में ये तीन स्थितियां हैं। किसी भी श्रेणी में या किन्हीं भी श्रेणियों में यदि ये पहली वाली स्थितियों की विशेषताएं पाई जाएगी तो उस श्रेणी में विषमता का अभाव होगा। दूसरी वाली स्थिति वाली विशेषताएं पाई जाएगी तो उस श्रेणी में धनात्मक विषमता होगी। और तीसरी वाली स्थिति यदि उस श्रेणी में आती है तो ऋणात्मक विषमता होगी। ये तो विषमता का अर्थ और विषमता धनात्मक या ऋणात्मक या विषमता का अभाव होगा, इस बारे में पूरी तरह से इन ग्राफ पेपर को या इन स्थितियों को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किस श्रेणी में विषमता का अभाव है, किस श्रेणी में विषमता धनात्मक है, किस श्रेणी में विषमता ऋणात्मक है। और विषमता का संख्यात्मक माप करने के लिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, बाउले का विषमता गुणांक और केली का विषमता गुणांक ज्ञात किया जाता है यदि एक से अधिक श्रेणियों की तुलना करनी हो। और अगर तुलना नहीं करनी हो, केवल एक श्रेणी का निरपेक्ष माप ज्ञात करना हो तो विषमता का कार्ल पियर्सन का माप, विषमता का बाउले का माप और विषमता का केली का माप ज्ञात किया जाता है। यानी विषमता के निरपेक्ष और सापेक्ष माप ज्ञात किए जाते हैं। जब श्रेणी की दूसरी श्रेणियों से तुलना नहीं करनी हो तो उस स्थिति में निरपेक्ष माप ज्ञात किया जाता है। और जब दूसरी श्रेणियों से तुलना करनी हो या एक से अधिक श्रेणियों की आपस में तुलना करनी हो विषमता की, तो उस स्थिति में विषमता का सापेक्ष माप यानी विषमता गुणांक ज्ञात किया जाता है। और विषमता के जो ये माप हैं उन माप में से जो प्रमुख माप हैं उनमें कार्ल पियर्सन का विषमता माप और कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, बाउले का विषमता माप और बाउले का विषमता गुणांक
तथा केली का विषमता माप और केली का विषमता गुणांक ज्ञात किए जाते हैं। कार्ल पियर्सन का विषमता माप समांतर माध्य और बहुलक के ऊपर आधारित है और बाहुल्य का विषमता माप और बाहुल्य का विषमता गुणांक मध्यका व चतुर्थकों पर आधारित है तथा केली का विषमता माप और केली का विषमता गुणांक दशमक या शतमक तथा मध्यका के मापों के ऊपर आधारित है। इन तीनों की गणना किस प्रकार की जाएगी इसको हम अगले वीडियोज में विस्तार से बताएंगे।